सोचो आपके पास किसी को भी हिप्नोटाइज करने की पावर हो, लेकिन इस पावर का यूज काफी महंगा साबित हो सकता है। कुछ ऐसी है कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 5 साल के लड़के तात्सुया से, जिसे उसकी माँ ने घर लौटते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी। जब माँ बेटे घर में अकेले होते हैं, तभी तात्सुया का पिता वहां आकर दोनों को मारना शुरू कर देता है। वो चाहता था कि तात्सुया को घर से निकाल दिया जाए। जब पिता और ज्यादा हिंसक हो जाता है तो तात्सुया अपनी पट्टी हटा लेता है। तब पता चलता है कि उसकी आंखें ग्लो करती है और उसमें एक यूनिक पावर है, जिसमें वो जिस इंसान को देखता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। तात्सुया के इस पावर की वजह से उसके पिता उसे मॉन्स्टर का नाम दे दिया। पिता चाहता था कि तात्सुया उनकी लाइफ से दूर चले जाए, पर माँ अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन तात्सुया अपने पिता के बर्ताव से परेशान होकर अपनी पावर यूज करता है और उसे अपना ही गला तोड़ने पर मजबूर कर देता है। पिता की मौत के बाद माँ रोती है और तात्सुया को मॉन्स्टर की तरह देखना शुरू कर देती है। फिर माँ अपने बेटे को खत्म करने का फैसला लेती है, लेकिन तात्सुया समझ जाता है और अपनी माँ को मार देता है। जब वो वहां से जा रहा था, तभी उसकी माँ अपनी आंखें खोलती है। फिर 20 साल बाद तात्सुया कभी अपने घर वापस नहीं आया। अब वो एक चोर बन गया था जो अपनी पावर का यूज करके लोगों से बैंक लुटवाता था। उसने कभी काम नहीं किया और कभी पकड़ा भी नहीं गया। फिर एक दिन मार्केट में वो अपनी माँ का दिया हुआ एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसका ध्यान एक छोटी लड़की पर पड़ता है जो अपनी माँ से एक खिलौना खरीदने की जिद कर रही होती है। तात्सुया अपनी पावर का यूज करके मार्केट के सब लोगों को फ्रीज करके उस लड़की को उसका मन चाहा हुआ खिलौना दे देता है। जब वो उसका नाम पूछता है तो लड़की बताती है, लेकिन जब लड़की उसका नाम पूछती है तो तात्सुया हिचकिचाता है, क्योंकि उसे इतने साल तक किसी ने उसके नाम से नहीं बुलाया और वो अपना नाम लगभग भूल चुका है। इसी बीच एक डिलीवरी मैन सुइची अपना ट्रक अनलोड कर रहा होता है। तात्सुया उस पर अपना पावर यूज करता है, पर वो काम नहीं करती। ये देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसकी पावर किसी पर फेल नहीं हुई थी। वो बार बार ट्राई करता है, लेकिन सुइची हिप्नोटाइज नहीं होता। फिर सुइची एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहां उसके दोस्त अकीरा और बी के साथ पार्सल डिलीवर कर रहा होता है। काम खत्म करके जब वो अपने ट्रक के पास वापस आते हैं, तात्सुया अकीरा और बी पर अपनी पावर यूज करता है, जो परफेक्टली काम करती है। लेकिन जब वो सुइची पर ट्राई करता है तो फिर फेल हो जाता है। सुइची देखता है कि उसके दोस्त कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक तेज आता ट्रक उसे टक्कर मार देता है। तात्सुया इस बात से सुकून फील करता है कि सुइची अब मर चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी पावर में दखल दे। वापस अपने अपार्टमेंट में जो उसने चोरी के पैसे से खरीदा था, सुइची की मौत के बाद भी उसका अस्तित्व तात्सुया के दिमाग में डर और डाउट भर देती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि तात्सुया का लेफ्ट पैर प्रोस्थेटिक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है। दूसरी तरफ सुइची, जो किसी तरह ट्रक एक्सीडेंट के बाद जिंदा बच गया था, एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था। डॉक्टर भी सरप्राइज थे उसकी तेजी से हो रही रिकवरी देखकर। सुइची बताता है कि वो कभी अपनी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ। सिर्फ एक बार बचपन में कार एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। 2 दिन के अंदर रिकवर करने के बाद सुइची उस आदमी के पास जाता है जो उसके ट्रक से टकराया था, ताकि उससे कंपनसेशन मिल सके। वो आदमी एक गरीब गिटार रिपेयरमैन है जो कहता है कि वो पूरा पैसा एक साथ नहीं दे सकता और इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है। उसकी बेटी कनाई अपनी बुक पब्लिश करने के लिए जो पैसे सेव किए थे, उसमें से सुइची को देने का ऑफर करती है, लेकिन सुइची उसके मेहनत से कमाए पैसे लेने में कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसलिए वो उनके शॉप में काम करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसकी पुरानी जॉब चली गई थी। अगले कुछ हफ्ते सुइची दुकान में काम सीखता है। इसी दौरान उसकी और कनाई की दोस्ती होने लगती है। फिर एक दिन तात्सुया को हिंट मिलता है कि सुइची अभी भी जिंदा है। वो उसे चेक करने जाता है और देखता है कि अभी भी उसकी पावर सुइची पर काम नहीं कर रही। उस शाम अकीरा और बी सुइची से उसके काम पर मिलने आते हैं। जब सब बात कर रहे होते हैं, तात्सुया छुपके से घर में घुस के सुइची के अलावा सबको हिप्नोटाइज कर लेता है। तात्सुया का प्लान था सुइची को मारकर अपने बनाए हुए दुनिया पर दोबारा कंट्रोल पाने का। सुइची डरकर पूछता है, तू है कौन? पर तात्सुया कुछ नहीं बोलता। वो अकीरा और बी को हिप्नोटाइज करता है कि वो अपने दोस्त को पकड़ ले और कनाई को मजबूर करता है कि वो सुइची को चाकू मार दे। जब सुइची सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, तब तात्सुया कनाई को उसके पिता को खिड़की से धक्का देने पर मजबूर कर देता है और वहां से भाग जाता है।
तात्सुया के जाने के बाद सब अपने होश में वापस आते हैं और कनाई के पिता की मदद के लिए दौड़ते हैं, पर तब तक वो मर चुके थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सुइची उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी स्टोरी इतनी अनबिलीवेबल लगती है कि पुलिस उसे मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है। सिर्फ डिटेक्टिव शिबामोटो, जो सुइची को पुराने टाइम से जानता था, उस पर यकीन करता है। फिर कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब 5 साल का सुइची अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ एक ट्रिप पर था। एक कार एक्सीडेंट में उसके पूरे परिवार की मौत हो गई और सिर्फ सुइची बच गया। उस वक्त उसे गिल्टी फील हुआ कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाया, और अब कनाई के पिता को नहीं बचाने की वजह से उसे वही गिल्ट फील हो रहा था। लेकिन सुइची पुलिस को ये नहीं बताता कि कनाई ने ही अपने पिता को धक्का दिया था, क्योंकि वो जानता है कि ये बात सुनने से कनाई का दिल टूट जाएगा। घर आकर सुइची एक आईपैड पाता है जो पिछली रात की पूरी रिकॉर्डिंग दिखाता है। अकीरा और बी उस वीडियो को देखकर शॉक में आ जाते हैं, पर उनके कहने से पहले ही तात्सुया वहां आ जाता है, अपने साथ 2 हिप्नोटाइज आदमियों को लेकर जो सुइची को मारने आए थे। अकीरा और बी तात्सुया के पावर को जानते हुए तुरंत खिड़की के बाहर छुप जाते हैं। सुइची किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और तात्सुया की आंखों पर मारकर उसकी आंखें धुंधली कर देता है। ये लड़ाई एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाती है, जहां सुइची एक बार फिर लाइट फ्लैश करके तात्सुया की आंखों को डिस्टर्ब करता है। इसी बीच सुइची समझ जाता है कि तात्सुया की पावर तभी काम करती है जब वो अपने टारगेट को क्लियरली देख पाता है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके सुइची तात्सुया को गिरफ्तार करवा देता है। इसके बाद सुइची से पुलिस पूछताछ कर रही होती है और दूसरी तरफ तात्सुया एक अलग रूप में, जहां उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। तात्सुया गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि उसके चेहरे से कपड़ा हटा दे। गार्ड्स बिना सोच समझ के उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन तुरंत रिग्रेट करते हैं क्योंकि तात्सुया अपनी पावर उन पर यूज कर लेता है। हिप्नोटाइज गार्ड्स बाहर जाकर सुइची पर गोली चलाते हैं। सुइची अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे रूम में भागता है, पर तात्सुया उसका पीछा करता है। आखिरकार तात्सुया सुइची पे हावी होके उसे मारने के एक कदम दूर होता है, पर वो हिचकिचाता है क्योंकि उसने कभी अपने हाथों से किसी को नहीं मारा। सुइची इस हिचकिचाहट का फायदा उठाकर लाइट्स ऑफ कर देता है, जो तात्सुया की पावर को यूजलेस बना देती है। फिर तात्सुया दोबारा पकड़े जाने से पहले पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। सुइची उसका पीछा करता है और एक ब्रिज पर पहुंचता है। अब तक अपनी पावर का ओवर यूज करने की वजह से तात्सुया कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक पूरे भीड़ को हिप्नोटाइज करके सुइची पर हमला करने भेज देता है। तात्सुया के दिमाग में ये बैठ चुका था कि सुइची बुरा इंसान है, क्योंकि वो उसके ऑर्डर नहीं मान रहा जैसे बाकी सब करते हैं। आखिर में तात्सुया एक बड़ा पत्थर उठाकर सुइची पर फेंक के उसे मार देता है, लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तो सुइची को दोबारा अपनी आंखें खोलते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि सुइची पूरे समय सच बोल रहा था। कहीं और तात्सुया अपने अपार्टमेंट में देखता है कि डिटेक्टिव्स उसके चीजों को चेक कर रहे हैं। वो उन सबको हिप्नोटाइज करके फ्रीज कर देता है और अपनी किताब और एक पैसे का बंडल उठाता है। तभी एक रेडियो फोन से मैसेज सुनाई देता है कि सुइची पुलिस के साथ है। इस बात से तात्सुया डिस्टर्ब हो जाता है कि चाहे वो कुछ भी करे, सुइची हर बार मौत से लौट आता है। गुस्से में वो डिटेक्टिव से कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और उन्हें एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देता है। तात्सुया को पता नहीं होता कि डिटेक्टिव शिबामोटो एक कोने में छुपा हुआ ये सब देख रहा था। अपनी जान बचाने के लिए शिबामोटो कुछ नहीं करता और अपने साथी डिटेक्टिव्स की मदद करने से डर जाता है। इसके बाद कनाई तात्सुया की माँ से मिलती है, जो अब तक जिंदा है। तात्सुया की माँ अपने बेटे के लिए माफी मांगती है और रिग्रेट करती है कि जब वो छोटा था तब उसे क्यों नहीं मार डाला। वो सुइची से मिलने की इच्छा रखती है और कनाई से कहती है कि जब वो सुइची से मिले तो उन्हें बुला ले। घर लौटने के बाद कनाई देखती है कि सुइची उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो जल्दी समझ जाती है कि वो सो रहा है। जब सुइची उठता है तो वो कनाई को उस रात की रिकॉर्डिंग देखते हुए पाता है जब वो उसके पिता की मौत हुई थी। रिकॉर्डिंग देखकर कनाई शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने अपने पिता को ही धक्का दिया था। इसी बीच तात्सुया अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि उसकी माँ ने पुलिस को बुला रखा है। गुस्से में तात्सुया एक बंदूक उठाकर अपनी माँ पर तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। उसी वक्त सुइची अपनी माँ को फोन करता है, लेकिन कॉल तात्सुया उठाता है। तात्सुया उसे अगले दिन सुबह एक ऑडिटोरियम में बुलाता है जो लोगों से भरा होगा और कहता है कि वहां असली खेल होगा। अगली सुबह डिटेक्टिव शिबामोटो कनाई के घर आता है, पर उसे पता चलता है कि सुइची ऑलरेडी वहां से जा चुका है। सुइची किसी और की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने मीटिंग के बारे में किसी को नहीं बताया।
डिटेक्टिव ये भी बताता है कि तात्सुया की माँ उस समय मरी हुई मिली थी। ऑडिटोरियम में तात्सुया पूरे ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर लेता है और उनमें से एक आदमी को रेलिंग से कूदने पर मजबूर करता है। इसके बाद और लोग भी रेलिंग से कूदते हैं। सुइची चाहता था कि तात्सुया को ये रियलाइजेशन हो कि ये सब मौत उसकी गलती है। तभी डिटेक्टिव शिबामोटो पीछे से आकर तात्सुया पर बंदूक तान देता है। सुइची उन्हें देख लेता है और उन दोनों की तरफ भागता है, पर जब तक वो सीढ़ियों तक पहुंचता, तात्सुया ने डिटेक्टिव शिबामोटो को अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। शिबामोटो रेलिंग से कूद जाता है और सुइची उसे रोक नहीं पाता। जब सुइची शॉक में शिबामोटो को गिरते हुए देख रहा होता है, तभी तात्सुया उस मोमेंट का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। इसके बाद ऑडिटोरियम के ऑडियंस अपने होश में आते हैं और लाशों को देखते ही हड़कंप मच जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इस वजह से सुइची को तात्सुया के पीछा करना मुश्किल हो जाता है, पर तभी कनाई उसकी मदद के लिए आ जाती है और तात्सुया पर बंदूक तान देती है। कनाई उसे उसकी माँ की मौत के बारे में बताती है और उस पर मॉन्स्टर होने का इल्जाम लगाती है। मॉन्स्टर वर्ड सुनते ही तात्सुया ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि उसके पिता भी उसे हमेशा मॉन्स्टर बुलाते थे। वो कनाई को अपने कंट्रोल में ले लेता है और भीड़ में सुइची को देख लेता है। तात्सुया ये मौका सुइची को मारने के लिए परफेक्ट समझता है और भीड़ से उस पर हमला करवाता है, जिससे सुइची जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद तात्सुया कनाई को बंदी बनाकर बाहर निकलता है। बाहर पुलिस उसे रोकने के लिए तैयार होती है, लेकिन तात्सुया उन्हें बेवकूफ बनाकर किसी और को अपनी जगह यूज करता है। फिर पुलिस पर भी बिना किसी एफर्ट के अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। तभी सुइची ऑडिटोरियम से बाहर आ जाता है और दोनों का आखिरी सामना होता है। सुइची तात्सुया से कहता है कि दोनों एक तरह के मॉन्स्टर्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जीने का हक नहीं है। वो तात्सुया के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता था और उससे शांत होने के लिए कहता है, पर तात्सुया किसी की मदद करने के मूड में नहीं होता। वो कनाई को अपने कंट्रोल में लेकर उसे ऑडिटोरियम की सीढ़ियों से उतरवाता है और उसे गिराने की कोशिश करता है, पर लास्ट मोमेंट में उसका मन बदल जाता है। फिर तात्सुया सुइची पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी सुइची को जमीन पर गिरी हुई उसकी किताब मिल जाती है। सुइची कहता है कि उसने भी ये किताब पढ़ी है और तात्सुया से पूछता है कि उसका नाम क्या है। तात्सुया ये सुन के हैरान रह जाता है, क्योंकि फाइनली कोई मिला जो उसे समझ सके। पर अपनी पावर का ओवर यूज करने की वजह से तात्सुया बहुत वीक हो जाता है और रेलिंग से गिर जाता है। सुइची उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद तात्सुया पुलिस स्टेशन में दिखता है, जहां उसे आंखों में पट्टी बांधकर रखा गया था। पता चलता है कि सुइची ने उसे बचाया था और सुइची भी अपनी हीलिंग सुपर पावर की वजह से जिंदा है। आखिर में सुइची, कनाई, अकीरा और बी मिलकर कनाई की किताब उसके फैंस को बेचते हुए नजर आते हैं।